हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो नया सेमेस्टर पद्धति आरंभ हुई है, उसके अंतर्गत जो बीए के विद्यार्थी हैं, उनके लिए इतिहास विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें हम पहले के कुछ दो जो सेमेस्टर हैं उनको देख चुके हैं, ये तीसरा सेमेस्टर है। और इसमें जो ये प्रश्न पत्र है, इसको हम देखने वाले हैं। और इस प्रश्न पत्र में आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बारे में बात की जाएगी। हमें जो विद्यार्थियों को इसके आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले, पढ़ने के पहले जो देखिए इसका, इसमें 8 इकाइयाँ हैं। और इन 8 इकाइयों में क्या क्या है, पहले एक बार संक्षेप में थोड़ा समझते हैं। पहले नाम से समझते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पहली इकाई है यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। भारत में आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब उनके अलग अलग जो देशों के, यूरोपीय देशों के व्यापारी थे, वो लोग कैसे भारत में कब्जा जमाने की प्रयास कर रहे थे, आधिपत्य करने की कोशिश कर रहे थे। उसके लिए वो आपस में कैसे उनकी प्रतिस्पर्धा हो रही थी, कैसे झगड़े हो रहे थे, कैसे वे आगे आगे बढ़ना चाहते थे, और सब के सब कैसे भारत पर ही कब्जा करना चाहते थे। तो उसके बारे में यहाँ पहली इकाई में जानकारी होगी। इस दूसरी इकाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान, पलासी और बक्सर के युद्ध और उनका प्रभाव। फिर तीसरी इकाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य का विस्तार। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य का विस्तार और आगे जारी है 1856 तक। इस बीच में महाराजा रणजीत सिंह के राज का उत्थान, जो पंजाब में हुआ। और 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर राज्यों का उत्थान। इसके बाद जो है थोड़ी सी जो सामाजिक व्यवस्था की बात आती है, वो है औपनिवेशिक काल में भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। और फिर भारतीय पुनर्जागरण, सुधार एवं पुनरुद्धार। ये जो दोनों हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सामाजिक हैं। इसके पहले जो है ये राजनीतिक है। तो अब जरा दोबारा इसको देखते हैं एक बार। इस प्रश्न पत्र में हम इस पाठ्यक्रम में हम अभी थोड़ी अपना जो सारा ध्यान है कुछ एक बात पर लगाएंगे कि क्या है उस समय का इतिहास के जो क्या सामान्य परिस्थितियां क्या हैं, और क्या क्या जानना चाहिए हमको, कैसे हमें जानना चाहिए, और कैसे हमें बात ऐसी समझ में आएगी कि पूरी समझ में आ जाएगी। और उसके लिए उसको उसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि पूरी बात जब ठीक से समझ में आएगी तो स्वतः अपने आप हर बात का, कौन किस बात से जुड़ती है, वो सब बात समझ में आ जाती है। और समझ में आ जाने के बाद उसको याद रखना एक बिल्कुल बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाती है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, पढ़ाई करने में मेहनत करनी पड़ती है, ये सबको पता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें उनकी गहराई थोड़ी अंदर समझ में आए, या कम से कम कारण समझ में आए, तो होता क्या है कि हमारे लिए उस बात को समझना और उसको धारण करना, धारण करने का मतलब क्या हुआ, जो हमने सीखा, जो समझा, वो हमारे साथ चले, तो वो आसान हो जाता है। तो यार थोड़ा समझते हैं, हम ये पहली इकाई पे थोड़ा समय लगाएंगे, और उसी उसी इकाई के बारे में बात करते हुए बाकी इकाइयों को भी उसी में देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन, भारत में आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पर हम देखिए एक दूसरी चीज़ देखते हैं, उससे आपको कुछ एक अलग बात समझ में आएगी। चलिए मैं आपको विश्व का, अपनी धरती का जो नक्शा है वो दिखाता हूँ। इस नक्शे में देखिए, ये है जो केंद्र में, मध्य में भारत है ये। और इस इसके बाद ये हमारा देश है भारत। और यहाँ पर इस जगह पर, अब मैं इसके पहले के अंदर जाऊँ, जूम करूँ, तो थोड़ा पहले मैं बाहर का समझा देना चाहता हूँ आपको। इसमें दाईं तरफ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर पर ये बाकी के देश हैं, ये चीन है, और ये ऊपर जो पूरा हरा, पूरा इतना बड़ा फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा रूस है। अब देखिए, और नीचे यहाँ इसके बाद इधर पर, यहाँ पर है ये अफ्रीका। और अगर हम थोड़ा सा इसको और घुमाएं, तो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देखिए, ये अमेरिका है, ये जो अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो है वो है कनाडा।
ठीक है। तो अब जरा हम इसमें वापस आते हैं, घूमते घूमते देखिए वापस आ गए हम लोग। ये कनाडा है, ये अमेरिका है, और ये हमारा देश भारत। तो मैं अपने देश को वापस केंद्र में लाता हूँ, क्योंकि हमारी चर्चा का विषय हमारा देश है। इसकी चर्चा करने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। ये है हमारा देश, ठीक है, और ये हैं सारे यूरोप के देश। तो बात कहाँ से आरंभ होती है? बात आरंभ होती है 1498 में। ये जो पुर्तगाल है, अब चलिए थोड़ा सा हम इसके अंदर जाते हैं, इसको यहाँ पर इसको यूरोप को थोड़ा अंदर लाते हैं। देखें, फिर उसके बाद ये देखिए, अब ये है यूरोप के देश। ये है आपका लंदन, जो ये जो है ना, ये है ब्रिटेन, और ये है फ्रांस, यहाँ पर ये पुर्तगाल है, और ये सारे के सारे यूरोप के देश हैं। अधिकांश जितने सारे देश हैं यूरोप के, ये यहाँ पर हैं। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका आरंभ ग्रीस से माना जाता है। देखिए ग्रीस है ना यहाँ पर, यहाँ से ग्रीस से माना जाता है। तो ये यहाँ के लोग बाग हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बार वापस अंदर जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए थोड़ा सा इसको ऐसा बड़ा करते हैं कि दोनों साथ साथ दिखें, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो भारत है ये बाकी जो एशिया से बाकी देशों के साथ जुड़ता जुड़ता ग्रीस तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है अगर यूरोप से आपको भारत तक आना है तो आप पैदल ज़मीन के रास्ते आ सकते हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। क्यों आसान नहीं है? जो ये हल्का नारंगी रंग का, या जो ये ऑरेंज कलर का रंग रंग दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये सारा, या जो हल्के रंग का, हल्के पीले रंग का दिखता है, जैसा भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखे। तो जो ये हरा दिखता है यहाँ पर वनस्पति है, पेड़ है, और जो ये जो नारंगी सा दिखता है ये पूरे मरुस्थल है, रेगिस्तान है। और ये जो थोड़े भूरे भूरे दिखते हैं ये हैं अधिकांश पहाड़, पर्वत। अब थोड़ा सा बात समझते हैं कि क्यों ये बात कही जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ से देखिए, भारत से लेके पाकिस्तान और ये पूरा होते हुए जो ये रास्ते जगह जा रहा है, ये सारा का सारा मरुस्थल है। देखिए सऊदी अरेबिया तो और भी ज़्यादा मरुस्थल है ना। और इसी प्रकार अफ्रीका का जो ये पूरा ऊपर का हिस्सा है, ये सारा मरुस्थल है। इसी प्रकार यहाँ अगर आप देखेंगे थोड़ा दाईं तरफ, तो ये जो दिख रहा है ना चीन के ऊपर वाला, ये सारा का सारा मरुस्थल वाला है, या ऐसा इलाका जहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं। हमने पेड़ पौधों की बात क्यों की? पेड़ पौधों की बात इसलिए की क्योंकि देखिए जो मनुष्य का आज के समय का इतिहास है लगभग 3.5 लाख साल पुराना है, जिनको हम मनुष्य कहते हैं, जो हम लोग होमोसेपियंस सेपियंस कहलाते हैं। ये आज के समय जैसे हम आज दिखते हैं, तो ये लगभग 3.5 लाख साल से है। मनुष्य वैसे और बहुत समय से, ज़्यादा समय से हैं। वानरों से, छोटे जानवरों से मनुष्य बनते बनते बहुत साल लगे, और मनुष्य के रूप में भी बहुत पुराने समय से हैं। लेकिन जिस मनुष्य को जो हम आज अपने देखते हैं, इसका लगभग वैसा रूप 3.5 लाख साल से, तो 3.5 लाख साल से है। और जब हम इतिहास की बात करते थे, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो वो 200 साल पुरानी थी। 200 साल और 3.5 लाख साल कुछ अंतर नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो 3.5 लाख साल तक हम 200 साल की बात कर रहे हैं, 2000 साल की बात कर रहे हैं। पूरी धरती पे जितना इतिहास लोग बताते हैं, वो 2, 3, 4 हजार साल। जो ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका में ये इजिप्ट है, मिस्र है। तो जो ये मिस्र की सभ्यता है जहाँ पर वो पिरामिड होते हैं, वो भी 3, 4 हजार साल पुराने हैं। क्या बात है, कुछ बात समझ में नहीं आई। एक तरफ 3.5 लाख साल और दूसरी तरफ 200 साल, 2000 साल। तो पूरी दुनिया मनुष्यों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती नहीं है, और न जानने के कारण हम जितना जानते हैं उसे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमारे देश में, अब मैंने आपको नक्शा ये इसलिए दिखाया है, मानचित्र इसलिए दिखाया है, क्योंकि इस मानचित्र को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कहा जा रहा है। जो ये हमारा देश है ना, ये पूरा यहाँ से जैसे एक समय था कि हमारा देश बर्मा और यहाँ तक फैला हुआ था, इसी प्रकार यहाँ तक फैला हुआ था। देखिए इसके आगे नहीं फैला था। जो ये अफगानिस्तान में कांधार है, गांधार तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वो यहाँ कहीं था। तो इसके आगे क्यों नहीं फैला था? इसलिए नहीं फैला था क्योंकि यहाँ फैलने की जगह नहीं थी। मतलब
यहाँ रहना इतना कठिन था कि व्यक्ति रह नहीं पाता था, तो हम लोग अधिकांश यहाँ रहते थे। और यहाँ रहने में एक बड़ी विशेष बात है, यहाँ क्या होता है कि हर प्रकार की वनस्पति है। तो मनुष्य को आज से पहले और आज भी भोजन सबसे ज्यादा अधिक, सबसे सबसे आवश्यक वस्तु क्या है जीवन चलाने के लिए? भोजन। भोजन से अधिक आवश्यक कुछ भी नहीं है। आप जो घर होता है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है ना, तो उसमें रोटी सबसे पहले इसलिए आती है क्योंकि भोजन सबसे अधिक आवश्यक है। कपड़ा, देखिए हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि बगैर किसी कपड़े के, मतलब जो वानर होते हैं उनके तो शरीरों में बाल होते थे, पर हमारे शरीर में जब बाल नहीं है तो क्यों चले गए? क्योंकि शरीर जीव जलवायु ऐसी थी कि बालों की आवश्यकता नहीं रह गई। लेकिन एक और भी बात है, हमारे देश में ये जो यहाँ ये पूरा जगह दिख रही है, यहाँ पर पूरे साल भर कई जगह कपड़े की जरूरत होती ही नहीं कोई भी। मैदानी इलाकों में ऐसी स्थिति है कि कोई शरीर ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए कपड़े की जरूरत नहीं है। वैसे शरीर के कपड़े पहनने होते हैं क्योंकि कपड़े पहनना नहीं तो अशुभ नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता है। तो अब ये बात क्यों हुई? मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम इतिहास समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश पर 1498 से लेके यूरोप के लोग, देखिए ये मंगोल लिखा है, ये मंगोल, यहाँ पर ये हूण, कजाकिस्तान, यहाँ वाले सब लोग, और जैसे वो जो इतने सारे यहाँ से आक्रांता लोग आए, वो बार बार यहाँ पर आके आक्रमण क्यों करते थे? और ये जो यहाँ के लोग थे, ये यूरोप वाले, ये पूरे के पूरे देखो, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन, ये सारे के सारे देश, जब हम ये बात करते हैं, देखिए अब हम इस चित्र को वापस जाते हैं, कौन से वाले चित्र पे, देखिए इसमें जाते हैं वापस, इसको हम हटाते हैं और ये देखते हैं, जब हम ये बात करते हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन, तो ये जो भारत में आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, पुनः एक बार इस चित्र को लाते हैं हम, ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर सारी भोजन की सामग्री और नाना प्रकार की, बहुत प्रकार की भोजन की सामग्री मिल रही है, जबकि इनके पास नहीं है। इनके पास क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर इन देशों में सर्दी के कारण पौधे नहीं होते। पौधे नहीं होते तो खाने के लिए सामग्री नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, जमीन में होने वाली चीजें उगाते हैं, जैसे आलू इत्यादि, आलू गाजर इस तरह की चीजें उगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऊपर तो हो नहीं सकता, जो कुछ होना है सब नीचे ही होना है। तो ये जो है, इन लोगों को ये समझ में आया, इनको ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ लाखों साल से हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ के लोग जमीन के रास्ते यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं के लोग जो हैं बीच में बताते हैं यहाँ के लोगों को कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पर लोग बड़े मजे में रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो भूखे नंगे हैं, यहाँ इनके पास बहुत कुछ है। क्यों है ये लोग भूखे नंगे क्यों हैं? क्योंकि इनके पास प्राकृतिक संपदा नहीं है। और ये वो स्थिति है जबकि व्यक्ति जमीन से खोद के नहीं निकाल पाता, केवल ऊपर से पेड़ों से जो मिलता है उसी को खाकर या खेती करके काम चलाता है। तो इनके पास, या इनके पास ही क्यों, ये पूरा जहां जहां से भारत पे आक्रमण हुए हैं, इन सब के पास, ये जितने भी जगह दिख रही हैं, इन सब के पास प्राकृतिक संपदा नहीं है, खाने पीने का के की मुश्किल पड़ी रहती है। क्या होता है, ये लोग, और यहाँ खाने पीने को बहुत कुछ है, खाने पीने को है तो बाकी जीवन की समृद्धि है। भाई जब व्यक्ति के पास खाने पीने को होगा तब तो आगे की चीज़ सोचेगा, तब तो वो अच्छे अच्छे बर्तन बनाएगा, अच्छे अच्छे घर बनाएगा, सोना बनाएगा। यहाँ जब खाने को ही नहीं है तो ये सोना क्या बनाएंगे, और सोना भी नहीं है। तो ये लोग, इनको समझ में आया कि यहाँ बहुत स्थितियाँ हैं, बहुत बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने नए नए तरीके निकाले। पहले तो ये लोग यहाँ से आते थे, पर यहाँ से आने में कितने लोग मर जाते थे, पहुँच ही नहीं पाते थे। तब इन्होंने क्या किया कि अपनी बड़ी बड़ी नावें बनाई और यहाँ से पहले धीरे धीरे यहाँ तक आए, यहाँ तक आए। ऐसे आते 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 एक वास्को डिगामा नाम के एक व्यक्ति हुए जो यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक, देखिए ये पूरा यहाँ से चक्कर काट के यहाँ से घूमते 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 और फिर ये यहाँ तक आए। अब आप सोचिए, और ये ऐसे ऐसे क्यों आए? क्योंकि उस समय जो हमारी इन लोगों की नावें थी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि समुद्र में कहीं भी चली जाएं, तो ये किनारे किनारे चलती थी और भूल भी जाते थे। उस समय यंत्र नहीं थे जिससे आपको पता लग जाए कि कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है।
यहाँ अगर समुद्र में खो गए तो फिर वापस लौटने का कोई इरादा नहीं, पता ही नहीं लगेगा आपको, दिशा ही नहीं पता चलेगी कहाँ जाना है, तो ये सब खो जाते थे। तो ये जो है खो जाने की दो स्थितियां थी, एक तो समुद्र और दूसरी तरफ ये रेगिस्तान। एक समय था लगभग 50 साल पहले, 50-52 साल पहले, जब हम लोग ये जानते थे कि रेगिस्तान में जो फंसा वो बचता नहीं है। तो तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कहते हैं। अब ये बात समझ में आती है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि व्यक्ति इन रेगिस्तान, देखिए अब रेगिस्तान दिखाता हूँ जरा मैं आपको, ये देखिए। तो ये जो लोग हैं, ये रेगिस्तान में जो गया वो बचता नहीं था, फिर वापस नहीं लौट पाता, जिंदा लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। और जितना आगे चलते जाओगे उतना ही दुरू, इतनी ही कठिन है। तो इसीलिए अब देखिए, ये समझ में आ रहा है, अब हमारे देश की आपको विशेषता समझ में आ रही है सब। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी मजेदार बात है, वो क्या है कि देखिए बाकी सारे देशों में, एक बार मैं फिर वापस जाता हूँ, देखिए बाकी सारे देशों में एक बड़ी और भी बात है, वो ये है कि वो ये सारे देखिए, ये जैसे ये जगह दिख रही है, ऐसी यहाँ पर है, ऐसी यहाँ पर और जगह भी है ना। ये देखिए जैसे यहाँ पर भी ग्रीन थी, यहाँ पर भी है ना। लेकिन इन सब के पास एक चीज नहीं है, वो क्या है, अब देखिए दिखाता हूँ क्या चीज है वो चीज है, ये देखिए, वो है ये हिमालय की श्रृंखला। तो हिमालय की जो श्रृंखला है, ये जो देख रहे हैं, ये बड़े बहुत ऊंचे पर्वत है, हिमालय तो आप जानते हैं बहुत ऊंचा है। तो ये जो इस जगह पे, यहाँ से कोई आ नहीं सकता, मतलब आएगा तो 2-4 लोग चले आएंगे, घोड़े इत्यादि लेके आना बड़ा मुश्किल काम, उनको बहुत घूम घूम के ये सब, इसीलिए ये लोग कोई नहीं आ पाते थे यहाँ पर। ये रास्ते, अच्छा उस समय आज के जैसे तो था नहीं कि सेटेलाइट से सब दिख जाए। तो क्या होता था, जमीन पे इंसान रहता था, जमीन पे रहता था तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था, जब समझ में नहीं आता था तो, और ये कहीं ना कहीं यहाँ आके उलझ जाता था, है। तो इस वजह से अब ये देखिए, ये सारी, ये अब थोड़ा समझ में आएगा आपको कि कैसे हमारे देश का इतिहास, भूगोल जो है हमारे इतिहास पे कैसे असर डालता है। तो अब क्या हुआ, ये स्थिति पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे, पूरी धरती पे केवल हमारे देश में है। क्या कि हम जो है चार तरफ से, एक तरफ से हिमालय, एक तरफ से रेगिस्तान, और बाकी तरफ से समुद्र, तो हम घिरे हुए हैं। तो हम यहाँ बड़े आराम से मजे में रहते रहे, और हमारे पास बहुत सुविधाएं रहीं तो हम धनी हो गए, हमने बहुत कुछ बना लिया। तो उसका एक बड़ी समस्या हुई, क्या समस्या हुई कि हम बड़े शांति प्रिय हो गए, बड़े मौज में रह रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ हमें स्वतः मिला हुआ है, और झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं, बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत कुछ है, और पूरे साल है। तो हम लोग जो है उतने बड़े लड़ाके नहीं बन पाए, कभी योद्धा नहीं बन पाए। कुछ लोग योद्धा बनते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे नहीं होते थे। अधिकांश व्यक्ति जो है वो शांति प्रिय, और अपना शांति प्रिय क्यों, क्योंकि लड़ने के लिए उसके पास इतना सब कुछ है कि लड़ने के कोई कारण ही नहीं, लड़ने का कोई कारण नहीं, तो लड़ाके नहीं बने, तो ये सब लोग थोड़े, जैसे आज के ज़माने में अंग्रेजी में कहते हैं, सॉफ्टी हो गए। और सॉफ्टी आइसक्रीम होती है ना, वैसे सॉफ्टी हो गए, आराम से कोई भी इनको आके कब्जा कर लेता था। तो ये इन सब लोगों ने बार बार आए और कब्जा किया। तो जो इतिहास हम पढ़ने वाले हैं वो यही है, किसने क्या किया और उन्होंने क्या क्या करके कैसे। तो बात यहीं तक नहीं रुकी, वो सारे के सारे जितने भी ये लोग थे, वो सब के सब, ऐसा नहीं है कि ये केवल ये आपस में लड़ते भी रहे, आपस में मिलते भी रहे। यहाँ पर कब्जा करने के लिए कभी ये लोग पुर्तगाल वाले स्पेन वाले फ्रांस वालों से, ब्रिटेन वालों से, नीदरलैंड, ये कभी कभी आपस में दोस्ती भी कर लेते थे। क्यों, जैसे भेड़िए होते हैं ना, तो उनको जब भेड़ दिखती है तो कभी कभी झुंड में चल के भेड़ों को कब्जा करने के लिए, हमारे देश के लोग भेड़ की तरह हो गए। क्यों हो गए, ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर थे, लेकिन हमारे पास इतनी संपदाएं थी। और कुछ लोग, बाकी इतिहास में हमको यही सब जानना है कि क्या कारण हुए कि हम ऐसे हुए, क्या कारण हुए। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल हमारी ही कमी थी, ऐसा नहीं है, कई बार हमारी कमी नहीं थी। लेकिन देखिए एक और भी बात होती, कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग जो है, ये आपस में, हमारे जैसे सूचना जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी, जब जाती नहीं तो पता नहीं चलता था लोगों को।
तो कई बार ये लोग फूट डालो और राज करो। तो ये सारी चीजें जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास में हुआ क्या और कैसे हुआ। फिर आपको ये पूरी बात को समझना, याद रखना और जानना बड़ा सरल हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके, अभी तो हमने पाठ्यक्रम देखा, आगे इनके बारे में और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे कि क्या ये प्रश्न कुछ उत्तर हैं, और हम इनका भी प्रयोग करेंगे, इसके अतिरिक्त भी इनके आगे भी जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मनो इतनी मनोरंजक तो नहीं होती, लेकिन ये बात होती है कि जब आप जानना शुरू करो तो आपको लगता है, धीरे धीरे आपकी उत्सुकता बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि अच्छा हमारे देश में ऐसा जो हुआ वो वैसा क्यों हुआ। तो ये जानने का जो आनंद है वो हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारे जो विद्वान लोग हैं भारत के, जो जिन्होंने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताई है, उसका हम लाभ उठाने वाले हैं। चलिए हम अब अगले सत्र में किसी और प्रश्न पत्र को लेकर फिर से मिलेंगे।